Today we do this previous year question paper BHIC 134 History of India. So we begin from session first. Discuss the 18th century debate. Do you think the 18th century was all about political cures and anarchies? अब इसमें हमें क्या डिस्कस करना है कि जो 18th सेंचुरी थी वो पूरा डिबेट मतलब उसके डिस्कशन करना है कि 18th सेंचुरी के डिबेट्स को, और जो हमें क्या लगता है कि हमें अपने थॉट्स को लिखना है कि जो 18th सेंचुरी था वो पूरा पॉलिटिकली था या फिर किस तरीके से उसमें 18th सेंचुरी की कैसे बिगनिंग हुई. सो लेट्स वी स्टार्ट. सो आई एक्सप्लेन यू रफली. जो 18th सेंचुरी की जो बिगनिंग थी उसमें जो 18 सेंचुरी इट रिप्रेजेंट आ फ्रेज ऑफ ट्रांजिशंस बिटवीन मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड. जो कि उसमें क्या कौन सा फ्रेज है जिसमें कि ट्रांजिशन आ रहे थे. ट्रांजिशन किसमें, जो मिडिवल पीरियड से मॉडर्न पीरियड्स में आ रहे थे. तो जो जो चेंजेस थे, चेंजेस किस चीज़ के थे, जो मुगल पावर्स थी वो डिक्लाइन हो रही थी. जो मुगल्स की जो पावर्स थी वो कम होती जा रही थी 18th सेंचुरी में. तो इसमें हम फर्स्ट वाले में तो हम ये लिख देंगे जो डिस्कशन में हमें लिखना है 18th सेंचुरी डिबेट के बारे में. और सेकंड उसके बाद जो क्वेश्चन नेक्स्ट वाला जो पॉलिटिकल के लिए में हम कुछ पॉइंट्स को ऐड कर देंगे. जैसे कि जब पॉलिटिकल कोई भी पावर्स थी नहीं जिस 18th सेंचुरी में, तो जो वो पॉलिटिकल कोई भी पावर्स ना होने की वजह से क्या होने लगा था, जो ट्रेड्स वगैरह थे उस पर भी इम्पैक्ट पड़ने लगा. जो 18th सेंचुरी में जो ईस्ट वेस्ट के जो एरिया थे, ईस्ट एंड वेस्ट के जो एरिया थे उन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने लगा था कि वो जो एरिया थे वहाँ पे एक तो कोई पावर नहीं थी, तो वो जो एरियाज थे वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन होते जा रहे थे. वो जो ट्रेड थे उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे थे. सो यू कैन रीड फ्रॉम हेयर ऑल्सो एंड यू नीड टू बी लिसन properly and add some points in your answer. I hope you understand this. Now we begin. We do fastly. Now we do second question. Next question is compare the contrast and state formation in Mysore and Hyderabad. Here is answer. This happened in a different way in Mysore and Hyderabad. While in Hyderabad the Mughal political institutions were weaker and used for religious कॉन्स्टिट्यूशंस की जो जब हैदराबाद और मैसूर में के जो इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकली वो वीक होने लगे थे. कौन से मुगल्स की जो पावर्स थी वो काफ़ी वीक होने लगी थी. इन मैसूर ऑन द अदर हैंड द वोयट्स डेनेस्टी एंड ओवरवॉम्स फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग. जो कौन सी डेनेस्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही थी उस टाइम पर, वैडियर डेनेस्टी. आई डोंट नो आई प्रोनाउंस करेक्टली और नॉट, बट यू कैन सी इन योर बुक दैट डेनेस्टी इज स्ट्रॉन्ग. And deputy commissioner take care of Mysore, who is responsible in maintaining the law and order in the city of Mysore. जो कि डेप्यूटी कमिश्नर थे वो किस पर पूरा ध्यान रखते थे कि जो एक ही सिंगल पर्सन ही पूरा मेंटेनेंस कर रहा था किसका, मैसूर सिटी का, जिसमें कि जो भी उनके लॉ और ऑर्डर्स थे सभी को फॉलो करना, ये सब चीज़ें एक ही पर्सन मेंटेन कर रहा था. हु इज़ deputy commissioner. I hope you understand this. If not, you can watch and please read to your book also. I just explain roughly कि एग्ज़ाम से पहले आप कुछ तो लिख कर आ दो rather than blank sheet. Next question, third question is what were the cause of the revolt of 1857 discussion. इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या causes थे किसकी वजह से जो रिवोल्ट 1857 हुआ था, क्यों हुआ था, वो सबको देखेंगे. रिवोल्ट 1857 इसलिए होता है क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो एक्सप्लोइटेशन कर रहे थे पीजेंट्स का, और लोगों को जो एक उनको जो लाइफ अगर वो एक प्रॉपर लाइफ की तरह सर्वाइव नहीं कर रहे थे जैसे एक नॉर्मल पर्सन सर्वाइव करता है. उन पर पूरी जो भी जितने भी उनके राइट्स थे उनको भी अपने कंट्रोल में कर दिया था. तो अब हम फर्स्ट देखते हैं एक्सप्लोइटेशन ऑफ पीजेंट. एक्सप्लोइटेशन कैसे करते थे पीजेंट्स का कि उनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने उनको डिवाइड करा हुआ था कि लोगों को उनके जितना वो वर्क करते थे उसके अकॉर्डिंग उनको प्रॉपर पे नहीं करना, और ऊपर से उनको टाइम पर उनको घर भी नहीं जाने देना. और जो ज़मींदारी सिस्टम था, जितना भी ज़मींदारी सिस्टम भी इसी में इंक्लूड होता है. और रिवेन्यू कलेक्ट करते थे वो इस चीज़ों को देखते बिल्कुल भी नहीं थे कि कौन लोग एबल हैं देने के लिए या नहीं. एक सर्टेन अमाउंट को वो सेट कर देते थे जो कि ब्रिटिशर्स थे, और उसके बाद वो उसी के लिए मतलब लोगों को फोर्स करते थे कि इतना अमाउंट हमें चाहिए, चाहे तुम्हारे एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा हो या ना हो. जो कि तुम्हारे कोई भी अगर किसी भी सीज़न में अगर अच्छे से तुम्हारे एग्रीकल्चर ग्रो हो या ना हो तभी भी उनको
ज़मींदारी सिस्टम है तब भी उनको ये चाहिए था कि हमें एक ये फिक्स अमाउंट है जो उन्होंने फिक्स करा हुआ था वो उनको चाहिए था। एक ये भी रीज़न था कि रिवोल्ट 1857 का ये भी एक रीज़न था। एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसेस स्टेट, अब उन्होंने क्या करा था, जो उनका एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसेस स्टेट था वो इस तरीके से रहते थे कि जो किंग है उनका, किंग का जो प्रिंस होगा वही नेक्स्ट किंग बनेगा। तो वो इस सिस्टम को भी उन्होंने वो हटाने के लिए इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अपनी एडवाइजेस देने स्टार्ट कर दिया था। और क्या था कि जो अनमैरिड वुमेंस थी उनके साथ भी उन्होंने ये बोला था कि इनको मतलब वो अपने अपने, हम इंडियंस लोग अपने कस्टम फॉलो करते हैं तो सती सिस्टम इन सबको हटा दिया था, जो कि इंडियंस लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मतलब इंडियंस लोगों को वो सब करना काफ़ी पसंद था। जैसे कि जो अनमैरिड है वो लेडी अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करना और ये सब चीज़ें अपने आप को खुद जला देती थी, ये सब चीज़ें। तो फिर उन्होंने इस चीज़ को बंद करा। तो इसके ये भी एक रीज़न था कि जो जिसके वजह से रिवोल्ट भी स्टार्ट हुआ। इम्पैक्ट ऑन द स्पॉइज, कि कैसे कैसे इम्पैक्ट हुए थे। जितने भी स्पॉइज थे जो कि मिलिट्री में अंगेज थे, उनको ये बोला जाता था कि तुम्हें ये कार्डिगन से, तुम्हें जो कार्डिगन है वो हम लोग हिंदू लोग यूज़ नहीं करते थे और मोमडन्स लोग भी यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि हम लोगों का एक ये मेंटालिटी, हम हिंदू और मोमडन्स लोगों का, कि हम जो भी काउ से रिलेटेड चीज़ें होंगी, जैसे कार्डिगन को काउ से ग्रिस किया जाता था तो हम उसको यूज़ नहीं करते थे। जो गन थी उनकी उसी को कार्डिगन बोलते हैं, तो इसलिए हम वो नहीं यूज़ करते, उसको अवॉइड ही करते थे। लेकिन वो लोग हमें फोर्स करते थे। तो सेम हैपन विद मोमडन पीपल्स कांट टेक टेक पिक क्रिसेस। सो दैट्स वाई इट्स हैपन कि वो हमारे एक लाइफस्टाइल को भी हर्ट करता है, क्योंकि एज अ हिंदू पीपल्स वी कांट एबल टू सी आर काउज ग्रीस थिंग्स, वी कांट एबल टू यूज़। थ्री टू रिलीजन, अब क्या करते थे वो, लोगों को बोलते थे कि कन्वर्ट करने के लिए, कि लोगों को मतलब फोर्स और बाय फोर्स भी, कि क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने के लिए, और लोगों के बीच में एक, लोगों में हिंदू और मुस्लिम्स में एक यूनिटी को ब्रेक करने का काम भी यहीं से स्टार्ट हुआ था। ब्रिटिशर्स लोगों ने लोगों को बोला कि तुम इसमें कन्वर्ट हो जाओ, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर आए, लोगों को इसी के बारे में बता, एक पर्टिकुलर रिलीजन्स के बारे में बताया। तो ब्रिटिशर ने लोगों को काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुली लोगों को चेंज करवाया रिलीजियसली भी। इमीडिएट कॉजेज़, Hindu and Muslim spoils and they convince the government डिबेटलीज जो वांटेड टू डिस्ट्रॉय देयर रिलीजन्स, कि उन्होंने बोला कि ये हमारे जो रिलीजन को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, जो ये दिस बिकम द इमीडिएट कॉज टू द रिबेलियन, कि रिबेलियन का जो ब्रिटिश को पता नहीं था कि ये सब ये लोग करने वाले हैं। तो इन्होंने स्टार्टिंग रिबेलियन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें थी वो हमारे रिलीजन को हर्ट करी थी। एज अ हिंदू, एज अ मुस्लिम, वी कांट एबल टू सी anything wrong in our religion. I hope you understand this.